मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश चंद। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में आदिकाल में रासो साहित्य या रासो काव्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रासो ग्रंथों की परंपरा पर हम अध्ययन करेंगे। ये देखते हैं, टॉपिक है आदिकाल का रासो साहित्य। आदिकाल में रचित रासो साहित्य एक विशिष्ट काव्यधारा है। जैन धर्म के आश्रय में विकसित रास काव्य परंपरा के रास और रासो संज्ञा मतलब नाम में व्युत्पत्ति एवं अर्थ की दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है। रास का राजस्थानी संस्करण ही रासो है, क्योंकि राजस्थानी में अकारांत और आकारांत संज्ञाएं प्राय ओकारांत हो जाती हैं, जैसे घोड़ा से घोड़ो आदि। परंतु आदिकाल में वीर गाथाओं के रूप में निर्मित रासो काव्य उस जैन रास काव्य से भिन्न है। इन दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता से वर्णन की वह पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है जो वीर गाथात्मक रासो ग्रंथों में मिलती है। इन काव्यों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। उनमें जो अंश उत्तरवर्ती राजाओं से संबंधित विप्राय प्रक्षिप्त हैं। अब हम देखते हैं रासो शब्द का अर्थ क्या है या रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। रासो शब्द की उत्पत्ति आदिकाल के वीर गाथात्मक ग्रंथों का नाम प्राय रासो दिया गया है, परंतु यह शब्द किस अर्थ का द्योतक है, यह प्रश्न महत्व रखता है। विद्वानों ने इस संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं। पहला मत है राजसूय संबंधी मत। राजसूय संबंधी मत गारसादा तासी नामक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में रासो का संबंध राजसूय से लगाया है। पृथ्वीराज रासो की प्राचीन प्रतिलिपियों में उल्लिखित राजसूय शब्द के आधार पर तासी ने यह स्वीकार किया है कि राजसू या राजसूय शब्द से बिगड़कर रासो शब्द बना होगा। दूसरा है रहस्य संबंधी मत। कवि राजा श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द का विकास रहस्य से माना है। उनके मत को हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने भी स्वीकार किया है। हिंदी शब्द सागर के संपादकों ने भी इस मत को स्वीकार किया। तीसरा मत है रसायन संबंधी मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से स्वीकार की है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते, पर बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। इस बात में कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि बीसल देव रासो के रचनाकार ने स्वयं इस शब्द का उल्लेख इस रचना में किया है। जैसे 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ ही शारदा तूठी ब्रह्म कुमार। चौथा मत है रास संबंधी मत। रास शब्द से रासो बनने का सर्वप्रथम उल्लेख काशी नागनी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो की भूमिका में मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर मोतीलाल मैनारिया और तथा आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने भी इस मत के समर्थक हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने लिखा है कि रास, रासक और रासो एक अर्थवाची हैं, इनमें कोई भेद नहीं है।
ऐसा प्रतीत होता है कि रास से रासक शब्द बना और वही रासक रास रासव से रास हो गया। पांचवा मत है रासक संबंधी मत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और पंडित चंद्रवली पांडे रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। छठा मत है राजय संबंधी मत। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद पाठक ने रासो शब्द का विकास राजयस से सिद्ध किया है। संभवतः राजयस का अपभ्रंश रूप रायसा हुआ होगा और उसी से रायसा और फिर रासो बना। सातवां रसिक संबंधी मत। नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति रसिक से मानते हैं। रसिक से रासऊ और फिर रासो बना है। राजस्थानी में ये कथा काव्य के अर्थ में प्रचलित है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक से हुई है। इसी का समर्थन अधिकतर विद्वानों ने किया है, जैसा कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है। प्राकृत अपभ्रंश के अनुसार रासक के रास रासऊ रास आदि रूप विकसित हो जाते हैं, जबकि राजस्थानी में प्राय आकारांत से ओकारांत हो जाता है। इसमें रास रासा आदि के स्थान पर रास रासा के स्थान पर रासों का प्रयोग होना स्वाभाविक है। इस प्रकार रास रासा रासु रासो आदि शब्द मूलतः रासक रासक का मतलब नृत्य विशेष या छंद विशेष या काव्य विशेष के ही परिवर्तित एवं विकसित रूप है। अब हम आगे देखते हैं रासो ग्रंथों की परंपरा। कौन कौन से प्रमुख रासो ग्रंथ हैं उनका परिचय हम प्रस्तुत करें। रासो आदिकालीन साहित्य में एक महत्वपूर्ण काव्य है। आदिकाल में निश्चय ही यह राजस्थानी भाषा में रचित कवियों के चरित्र काव्य का सूचक है। रासो शब्द का राजस्थान में प्रचलित अर्थ है बात, घटना या कथा। राजस्थान में प्राय घटनाओं के कुतूहलपूर्ण स्मरण में भी सभी कहते हैं यो काई रासो छे, अर्थात यह क्या बात है या क्या कथा है अथवा क्या कांड है। वस्तुतः यह रासो ग्रंथ कथा काव्य भी हैं जो राजस्थानी भाषा में प्रचलित रासो शब्द के अर्थ के द्योतक हैं। रासो काव्य के रचयिता प्राय चारण या भाट हुआ करते थे। काव्य सृजन ही एक प्रकार से इनका व्यवसाय है, जैसा कि कहा गया है चारयंती कीर्तमिति चारण, अर्थात कीर्ति का संचार करने वाले चारण हैं। ये चारण कवि स्वयं योद्धा भी होते थे और युद्ध भूमि में जाकर वीरों को उत्साहित करना, वंश गौरव और आन बान का बारंबार बोध कराना तथा इसके अतिरिक्त युद्ध में स्वयं भाग लेना इनका कार्य था। वस्तुतः युद्धों का सजीव वर्णन इनके साहित्य की अन्यतम विशेषता है। निश्चय ही रासो चारण कवियों द्वारा रचित चरित्र काव्यों के सूचक हैं। रासो काव्य की परंपरा संस्कृत या प्राकृत में उपलब्ध नहीं होती है। इसका प्रथम प्रवर्तन अपभ्रंश साहित्य में मिलता है। हिंदी में जो रासो ग्रंथ परंपरा पाई जाती है वह गुजराती से आई, अर्थात गुजराती की देन है। आदिकाल में रासो ग्रंथों की परंपरा इस प्रकार देखने को मिलती है। पहली रचना है रासो ग्रंथ की खुमाण रासो। खुमाण रासो का रचयिता माण नरेश, उनका समय था 1813 के समकालीन कवि दलपत विजय, उनका नाम था दौलत विजय, दलपत विजय या दौलत विजय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे नमी सती की रचना मानी है, क्योंकि इसमें नमी सती के ही चित्तौड़ नरेश कुमार तृतीय के युद्धों का चित्रण हुआ है। वैसे इसमें बापरावल का समय था 734 से लेकर महाराणा राज सिंह, इनका समय था 1651 से 1780।
तक के मेवाड़ के राजाओं का वृत्तांत है, परंतु खुमाण का वृत्तांत अधिक विस्तार से होने के कारण इसका नाम खुमार रासो रखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पर इस समय खुमार रासो की जो प्रति प्राप्त है वह अपूर्ण है, उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन है। वस्तुतः इस ग्रंथ में मेवाड़ के खुमाण अथवा सूर्यवंश की महत्ता का वर्णन हुआ है। जैसा कि यहाँ एक पंक्ति है, कवि दीजय कमला कला जोडड़ कवित जुगत सूरणी वंश तणो सुजस वर्णन करु विगस। खुमाण रासो की प्रामाणिक प्रति पूर्णा संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 5000 छंदों का एक विशाल काव्य ग्रंथ है जो 8 खंडों में विभाजित है। राजाओं की प्रशंसा इस काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य है। इसमें वीर रस के साथ श्रृंगार रस की धारा आदि से अंत तक वर्तमान है। संदर्भानुसार नायिका भेद शत्रु आदि के भी चित्रण मिलते हैं। इसकी भाषा पिंगल है और इसमें दोहा सवैया कवित आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। राजाओं के वर्णनों पर आधारित होने पर भी इसमें काव्यात्मक सरस वर्णों का प्राचुर्य है। जैसे यथा पियर चित्तौड़ न आबिऊ सावड़ पहली तीज जो वह बाट ब्रहिणी खिण खिण अड़वे खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो प्रिय न दे पंछी घाला पिंजरे छूटन रो संदे। अगली रचना है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को कवि नल भट्ट द्वारा रचित माना जाता है। इस काव्य में विजयगढ़ या करौली के महाराजा विजयपाल की दिग्विजय और पंग की लड़ाई का वर्णन हुआ है। इस युद्ध का समय कवि ने रचना में संवत 1093 अर्थात 1036 ईस्वी बतलाया। मिस्र बंधुओं ने इस कृति का रचनाकार 1355 अर्थात 1298 ईस्वी माना है, जो उचित प्रतीत नहीं होता। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में करौली पर विजयपाल नाम के प्रतापी राजा शासन करते थे, जिनका अधिकार क्षेत्र अलवर भरतपुर आदि राज्यों पर भी था। स्वयं कवि ने इस रचना में कहा है कि वे सिसोदिया शाखा के भाट और करौली राज्य के रजवंशी नरेश विजयपाल के आश्रित थे, जैसा कि उनका कथन है। भये भट्ट प्रभु यसते है सिरहिया अल वृत्ते बरजद वंश के नल पल दल सल। अभी तक इस काव्य की कोई लिखित प्राचीन प्रति प्राप्त नहीं हो सकी है। केवल 42 छंद ही प्राप्त हुए हैं, जिनमें 8 छप्पे 18 मोतीदाम 8 पद्दरी 6 दोए और 2 चौपाइयां हैं। काव्य की दृष्टि से यह बहुत साधारण रचना है। इसमें पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। अग्नि महत्वपूर्ण रचना है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो विग्रहराज तृतीय बीसलदेव के समकालीन कवि नरपति नाल की रचना है। यहाँ बीसलदेव नाम अपभ्रंश का है। वैसे बीसल स्वयं को कवि बांधव भी कहता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन माना है, क्योंकि कवि ने सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। कवि ने इसकी रचना 1155 ईस्वी अर्थात 1212 विक्रमी में की थी, जैसा कि निम्नवत उद्धरण में संकेतित है। 1272 मजा जेठ बदी नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ शारदा टूटी ब्रह्म कुमार। इस काव्य में अजमेर व सामर के राजा बीसलदेव तृतीय और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह एवं वैभवोत्तर जीवन की कहानी वर्णित है। यह रासो काव्य घटनात्मक नहीं बल्कि वर्णनात्मक है। इसमें केवल 2 ही घटनाएं मुख्य हैं, बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। बीसलदेव गर्भोक्ति करता है कि उसके
राज्य में नमक की खान है, उसके समान कोई नरेश नहीं है। राजमती इसके प्रत्युत्तर में कहती है कि उड़ीसा के राजा के राज्य में हीरों की खान है। इस बात पर राजा क्रुद्ध होकर उड़ीसा चला जाता है और वहां के राजा के यहाँ नौकरी करने लगता है। गृहिणी राजमती एक ब्राह्मण के द्वारा अपने पति को संदेश भेजती है और बीसल देव 12 वर्ष पश्चात वापस लौट आता है। बीसल देव और राजमती के मिलन पर काव्य का अंत होता है। यही इसका संक्षिप्त कथानक है। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें राजा बीसल देव और उनकी पत्नी राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ में कुल 316 छंद हैं, किंतु माता प्रसाद गुप्त ने इस रासो के केवल 128 ही छंद प्रमाणिक माने हैं। यह ग्रंथ 4 खंडों और लगभग 2000 चरणों में विभक्त है। इसके पहले खंड में 85 छंद हैं। इसमें मालवा के राजा भोज परमार की लड़की राजमती का सामर के बीसल देव के साथ विवाह का वर्णन है। दूसरे खंड में 68 छंद है, जिसमें बीसल देव की राजमती के प्रति उदासीनता और उसका उड़ीसा की ओर प्रस्थान का उल्लेख है। तीसरे खंड में 103 छंद है, जिसमें राजमती का वियोग वर्णन और बीसल देव का चित्तौड़ आगमन वर्णित है। चौथे खंड में केवल 42 छंद है और यहाँ भोज राज द्वारा आकर अपनी पुत्री को वापस ले जाना और बीसल देव का पुनः राजमती को चित्तौड़ ले आने का वर्णन है। आदिकालीन अन्य ग्रंथों की भांति इस ग्रंथ के रचयिता, रचनाकार और चरित्रनायक के संबंध में इतिहासकार एक मत भी नहीं है। वैसे आज इसकी का मूल रूप उपलब्ध नहीं है। जो प्रतियां मिलती हैं वो बहुत कुछ परिवर्तित और परवर्ती हैं। कारण ये कि ये मूलतः गे काव्य है। अब तक इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। अतः इसका वास्तविक मूल रूप क्या था, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना और भी अब भी कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से, ना भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। वैसे कवि का यहाँ लक्ष्य ना तो इतिहास का आख्यान करने का है, ना ही किसी सामयिक नरेश या आश्रय जासा के गौरव का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान करने का है, बल्कि कवि का लक्ष्य नारी जीवन की गाथा को सहानुभूति शब्दों में प्रस्तुत करना है। इसकी व्यंजना उसने यों की है। बागवाणी मो मर्दियो अत्रि रसायन करूं बखवा, अर्थात सरस्वती मुझे वर दिया कि स्त्री रसायन का वर्णन करूं। आगे देखते हैं। इस काव्य का केंद्रीय पात्र भी बीसल देव न होकर राजमती यानी नायिका है। उसी से इसका आरंभ होता है, उसी के भ्रम में इसका निरूपण हुआ है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि असजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। नारी हृदय की वेदना इन पंक्तियों कितनी मर्म स्पर्शनी बन पड़ी है, देखिए। अत्रिय जन्म काई दीगहु महेश, अवर जन्म गणारे नसे, अर्थात हे महेश, स्त्री का जन्म क्यों दिया, तुम्हारे पास और भी जन्मयन जीवन थे। कथा गीति काव्य में होते हुए भी प्रबंधात्मकता लिए हुए है। काव्य रूप और कथा वस्तु की दृष्टि से यह एक अनुभूतिपूर्ण काव्य है। कवि ने इसकी रचना प्रेम गीत के रूप में की है, जिसमें विरह और मिलन के गीत गुंफित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वीर गीत के रूप में इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। वीर रस का किंचित आवास मात्र है। संयोग और वियोग के ही गीत कवि ने गाए हैं। इसी प्रकार रामकुमार वर्मा के शब्दों में संयोग और वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किए हैं, इसलिए यह वीर काव्य न होकर श्रृंगार काव्य ही हो गया है। बीसल देव रासो की
श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता, अपितु विद्यापति से होती ही यही परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यान काव्यों तक पहुंची है। कृष्ण भक्तों को भी उसी ने प्रभावित किया था। रीति काल में जाकर उसका सरस श्रृंगार के रूप में चरम विकास हुआ था। बीसल देव रासों की भावभूमि में निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। बीसल देव रासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा भी इसमें मिलती है। राजमती में एक कुलीन गृहिणी का स्वाभिमान है जो ग्रह के चित्रों को कांतिमय बनाता है। कवि ने राजमती के विरह वर्णन में 12 मासे का प्रयोग किया है। यह 12 मासा कार्तिक मास से शुरू होता है। कवि ने इन 12 महीनों में वियोग और दुख का बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है। अतः बीसल देव रासो भले ही रासो काव्य परंपरा का ग्रंथ है, लेकिन यह एक विरह काव्य है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में इसमें विरह वर्णन तो अधिक विस्तार दिया गया है। संक्षेप में यह वीर काव्यता नहीं अपितु विरह काव्य है। रासो काव्य परंपरा की कृति होने पर भी बीसल देव रासों में छंद वैविध्य का अभाव है। इसमें तो केदारा राग में गाए जाने के लिए प्रयुक्त एक गेय छंद है जो प्रारंभ से अंत तक मिलता है। गीति काव्य होने के कारण इसकी भाषा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित है, परंतु दंगल की छाप सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बीसल देव जैसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ ना होकर केवल गाने के लिए रचा गया तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। अगली चौथी रचना है परमाल रासो। परमाल रासो का रचयिता जगनायक नामक कवि को माना जाता है। ये कवि संवत 1230 विक्रमी अर्थात 1173 ईस्वी में वर्तमान थे। इन्हें चंद्रवदाई के समकालीन भी माना गया है। कहते हैं कि कालिंजर जो उत्तर प्रदेश में है के राजा परमाल, इनका नाम परमाल का परिमर्दिदेव भी कहा था, के आश्रय में जगनिक नाम के एक भाट रहते थे, जिन्होंने महुआ के 2 प्रसिद्ध बनाफर वंश के आला और उदल नामक वीर सरदारों के चरित्र पर काव्य लिखा था, परंतु यह लिखित रूप अब उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर इसका रचना काल 13वीं शताब्दी का आरंभ माना जाता है। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप है। परंपरा में अर्थात यह उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। यह रासो गेय काव्य है, लोक गेय काव्य है, अतः इसके मूल की रक्षा नहीं हो सकी है। बैसवाड़ा और बुंदेलखंड में तो यह अति लोकप्रिय रही है। धीरे धीरे यह आला लोकगीत की एक शैली ही बन गया है। परमाल रासो 36 खंडों में विभाजित है। यह वीर रस प्रधान एक गीति काव्य है जिसमें दिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप इसमें मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। आज भी जब इसे गायक संगीत के साथ गाते हैं तो दुर्बलों में भी वीरता का संचार होने लग जाता है। वस्तुतः युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णों की इस काव्य में भरमार है। वैसे ये गीत आला के नाम से प्रसिद्ध हैं जो बरसात के दिनों में अधिकतर गाए जाते हैं। जनता के कंठ से आज भी इस काव्य के निम्न दर्पपूर्ण पंक्तियां सुनी जा सकती हैं। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं, कई बार परीक्षा में पूछी जाती हैं।
अगली रचना है अम्बीर रासो। अम्बीर रासो के रचयिता सारंगधर नामक कवि माने जाते हैं, जिनका आविर्भाव 14वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता रणथंभौर के चौहान राजा अम्बीर के आश्रित थे। प्राकृत पेंगलम में इस काव्य के विविध वृत्तों के उदाहरणों के रूप में 7 छंद उद्धृत हुए हैं। 7 छंद, ये समस्त छंद किसी एक ही प्रबंधात्मक रचना के ज्ञात होते हैं। इन्हीं प्राप्त छंदों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अस्तित्व की कल्पना की थी। उनका अनुमान था कि इसमें अम्बीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा अम्बीर की प्रशंसा चित्रित होगी, किंतु अभी तक इसकी मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है। अगली सबसे प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रासो काव्य परंपरा की प्रमुख रचना है। इसके रचयिता महाकवि चंद्रवरदाई माने जाते हैं। इनका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1225 से 1249 विक्रमी अर्थात 1092 से 1136 ईस्वी माना है। शुक्ल जी के अनुसार, या शुक्ल जी के शब्दों में, ये मतलब चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि चंद्रवरदाई अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र, कवि और सलाहकार थे। इस ग्रंथ के अनुसार दोनों के जन्म और मृत्यु की तिथि भी एक थी। चंद कवि भट्ट जाति और जगात गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। शुक्ल जी ने हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत चंद का एक वंश वृक्ष भी प्रस्तुत किया है, जो उन्हें नानूराम भाट ने उपलब्ध कराया था। वह नानूराम स्वयं को चंद का वंशज मानता था। इनके अनुसार चंद के 4 पुत्र थे, जिनमें चतुर्थ पुत्र जल्ल था। इस परंपरा में नानूराम 27वें स्थान पर आते हैं। रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर दिल्ली का सम्राट था, को शहाबुद्दीन गौरी बंदी बनाकर जब गजनी ले गया, तो चंद ने अपने अपूर्ण रासों को अपने उत्तराधिकारी पुत्र जल्लड़ को सौंपकर गजनी प्रस्थान किया। जैसा कि ग्रंथ में लिखा है, पुस्तक जल्लन हत्थ दे गजनी चले नृप काज। उसके उस अधूरे ग्रंथ को जल्ल ने पूर्ण किया। जैसा कि लिखा है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्दरीय जिम। आगे देखिए, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्दरीय तिम। आगे पृथ्वीराज रासो आदिकाल की ही संपूर्ण हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। रासक शैली में निर्मित यह एक अर्ध ऐतिहासिक चरित्र काव्य है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इस काव्य का चरित्र नायक हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जिसके शौर्य, श्रृंगार, युद्ध, प्रेम तथा जय पराजय की कहानी ग्रंथ का मूल विषय है। कवि ने अपने आश्रयदाता के जीवन को इस ग्रंथ में इतिहास और कल्पना के सहारे रोचक और मर्मस्पर्शी बनाने की कोशिश की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासों की यह कथा सुख और सुखी के माध्यम से वर्णित हुई है। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आया है। रासों का कवलेवर विभिन्न प्रकार के वस्तु वर्णनों से विभूषित है। साथ ही इसमें प्रचलित कथानक रूढ़ियों का भी निरूपण हुआ है। यह अपने युग की अच्छाइयों तथा बुराइयों का सफल चित्रण प्रस्तुत करता है। कवि ने प्रकृति के आलंबर रूप की अपेक्षा उद्दीपन और सटऋतु वर्णन को काव्य में अधिक स्थान दिया है। अतः अपनी विषय वस्तु के वैविध्य के कारण यह ग्रंथ मानो विश्वकोश बन गया, अर्थात यह ग्रंथ ज्ञान का अपार भंडार है। इस रासों के संबंध में कहा जाता है, काव्य समुद्र कवि चंद कृत मुकत
सम्पन्न ज्ञान राजनीति बोये सुफल पार उतारण ज्ञान। यह ग्रंथ 2500 पृष्ठ, यह ग्रंथ मतलब पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें 69 समय, ध्यान रखना ये कई बार परीक्षा में पूछा है, 69 समय, समय का मतलब है सर्ग या अध्याय, और 1,00,000 छंद है। जहां तक छंदों का प्रश्न है, ये इसमें 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा दिनेश ने यह संख्या 68 मानी, मतलब रामगोपाल शर्मा दिनेश ने केवल इसमें छंदों की संख्या 68 मानी, 68 प्रकार के छंदों माने हैं। प्राचीन समय में प्रचलित सभी मात्रक और वर्ण छंदों का सफल प्रयोग इसमें हुआ है, जिनमें कवित्व में छप्पय, साटक, शार्दूल, विकृत, गाहा, गाथा, दुहा, दोहा, त्रोटक, आर्य आदि छंद मुख्य रूप से निबद्ध हैं, जैसा कि रासोकार ने स्वयं लिखा है। छंद प्रबंध कवित्तमती, साटक, माह, दूहत, लघु, गुरु, मंडित, खंडेय, पिंगल, अमर, भरत। शिव सिंह सेंगर ने चंद को छप्पयों का राजा कहा था, क्योंकि विभिन्न यतियों के छप्पयों की जो सुकर भंगमा चंद ने दिखलाई है वह दुर्लभ है, परंतु चंद छप्पाओं के राजा ही छंदों के भी राजा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नामवर सिंह के शब्दों में, चंद जैसे भाषा पर अचूक अधिकार रखने वाले कवि की छंद भंगी स्वाभाविक है। वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। वस्तुतः रासोकार छंदों के मर्मज्ञ थे। छंदों की इतनी अधिक भरमार होने के कारण कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। रासों में, इसके साथ ही रासों में विविध प्रकार के अलंकारों का भी सहज प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो एक रसप्रवण अलंकृत काव्य है। यह एक युद्ध प्रधान वीर काव्य स्वरूप की दृष्टि से एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। रासों के समस्त वर्णों में वीर रस का ही प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है, किंतु यहाँ युद्धोत्साह की प्रधानता हुए भी रति एवं प्रेम के लिए पर्याप्त स्थान दिया गया, इसलिए यह वीर के साथ ही प्रेम काव्य भी है। इस संबंध में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है कि पृथ्वीराज एवं चंद की द्रपोक्तियां यहाँ सामान्यतः वीर रस की व्यंजना करती हैं, वहीं संयोगता का प्रसंग सौंदर्य, प्रेम और विरह की मार्मिक झांकियां प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वीर रस और श्रृंगार इस काव्य में सहवर्ती रूप में उपस्थित हुए हैं। कवि ने एक और युद्ध के वर्णन में वीरता एक पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, जैसा कि एक उदाहरण है, उट्टराज पृथ्वीराज बाघ मानो लग वीर नट, कड़त तेग मन वेग लखत मानो बीज भट्ट घट। तो दूसरी ओर कवि ने रूप सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, मानव कला शशिभान कला 1600 बन्य कुटिल के स्वदेश बहुप्रचीय पिक सद। भाषा की दृष्टि से रासों के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। जनश्रुति एवं परंपरा के अनुसार मुख्यतः यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, परंतु ऐसा नहीं है। रासों की भाषा डिंगल पिंगल का मिश्रित रूप है। इसकी यह भाषा भावानुरूप प्रयुक्त हुई है, जो परुष और कोमल भावों के अनुरूप बदलती हुई चलती है। इस भाषा पर तत्कालीन भाषा का भी प्रभाव है। इस पृथ्वीराज रासों के संस्करणों के आधार पर इसमें इतिहास और कल्पना का मेल है। इसी को कुछ विद्वानों ने अप्रामाणिक रचना भी माना है, कुछ ने प्रामाणिक माना, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना है। इसलिए पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, इस टॉपिक पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता की विस्तृत जानकारी के लिए उस वीडियो का आप अवलोकन कर सकते हैं।
ये वीडियो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो और रासो ग्रंथों में से किसी ना किसी, यानी सभी परीक्षाओं में एक ना एक प्रश्न, एक दो प्रश्न आते ही रहते हैं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।